जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम माइटोसिस को एक्सप्लेन करेंगे। मैंने कुछ डिस्कशन जो है पहले भी छोटी सी एक वीडियो में डिस्कस की थी। मैं इसे दोबारा एक बार मज़ीद डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जी स्टूडेंट्स, माइटोसिस एक सेल डिवीज़न की टाइप है जिसमें एक सेल डिवाइड होकर दो सेल्स की शक्ल में तब्दील हो जाता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि माइटोसिस से मुराद एक ऐसी सेल डिवीज़न, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सेल तकसीम होकर, डिवाइड होकर दो सेल्स में तब्दील हो जाता है। माइटोसिस की बुनियादी कुछ बातें जो हमें इस टॉपिक को क्लियर करने में मदद देंगी वो ये कि ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के इनसाइड जो सेल्स पाए जाते हैं, यानी कि जिन सेल से मिलकर किसी भी जानदार की बॉडी या जिस्म बनता है, वो सेल्स पहले तादाद में कम होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उस ऑर्गेनिज़म की एज बढ़ती है वो सेल्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है। लेकिन याद रहे कि तमाम ऑर्गेनिज़म्स में, तमाम जानदारों में सेल्स की तादाद बढ़ती नहीं। कुछ जानदार ऐसे भी हैं जिनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म कहते हैं। वो अलग बात है कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स में बॉडी एक जैसी ही रहती है, लेकिन जब ये ऑर्गेनिज़म खुद को रिप्रोड्यूस करवाते हैं, यानी कि अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने जैसे नए जानदार पैदा करते हैं, तो इनके एक एक सेल दो हिस्सों में, दो सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ये बनने वाले दो नए सेल्स डॉटर सेल्स कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पुराना सेल डिवाइड होता है उसको पेरेंट सेल, और जबकि बनने वाले दो नए सेल्स डॉटर सेल्स कहलाते हैं। इस अमल को रिप्रोडक्शन का एक मेथड कहा जाता है। जैसा कि हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा कि रिप्रोडक्शन एक कुदरती अमल का नाम है जिसमें जानदार अपने जैसे जानदार पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। बनने वाले नए जानदारों को ऑस्प्रिंग्स कहा जाता है। तो लिहाजा यहाँ पर हम माइटोसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम तर जानदारों में रिप्रोडक्शन का अमल माइटोसिस या इस जैसी सेल डिवीज़न के थ्रू होता है। माइटोसिस सेल डिवीज़न की वो किस्म जिसमें नए बनने वाले सेल्स यानी कि डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम की तादाद
वही रहती है जो पेरेंट सेल्स के अंदर थी। मैं इसकी डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए क्रोमोसोम्स का थोड़ा सा कंसेप्ट देना चाहूँगा। क्रोमोसोम्स दरअसल जानदारों के जिस्म में पाए जाने वाले सेल्स के अंदर न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। ये क्रोमोसोम्स बेसिकली धागानुमा स्ट्रक्चर्स यानी कि डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। इस चीज़ को क्लियर करता चलूं कि हर जानदार के जिस्म में पाए जाने वाले सेल्स के अंदर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम की तादाद मुख्तलिफ होती है, यानी कि हर स्पीशीज़ के जानदारों में क्रोमोसोम्स की तादाद मुख्तलिफ या डिफरेंट होती है। जैसा कि हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि इंसान की बॉडी में जो सेल्स पाए जाते हैं उन सेल्स के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं और ये क्रोमोसोम्स की तादाद के बराबर होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंसान की बॉडी के सेल्स में पाए जाने वाले क्रोमोसोम की तादाद 46 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हर सेल में क्रोमोसोम की तादाद के बराबर ही डीएनए के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। जैसा कि सेल्स दो तरह के होते हैं, यानी वो सेल्स जो हमारी बॉडी के तमाम तर पार्ट्स में पाए जाते हैं उनको सोमैटिक सेल्स कहा जाता है। इन सोमैटिक सेल्स में क्रोमोसोम्स पेयर्स की शक्ल में होते हैं और जबकि दूसरी टाइप के सेल्स सेक्स सेल्स कहलाते हैं और इन सेक्स सेल्स में क्रोमोसोम्स पेयर्स की शक्ल में नहीं होते बल्कि सेपरेट पाए जाते हैं। लिहाजा स्टूडेंट्स, ये मैंने एक छोटा सा आपको ब्रीफ दिया कि डीएनए एक धागानुमा साख्त जो डबल धागे पर मुश्तमिल होती है और यही डीएनए क्रोमेटिन की शक्ल में न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। लिहाजा माइटोसिस में इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। माइटोसिस को दो बड़े फेजेस में डिवाइड किया जाता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। यानी कि जब सेल में सेल डिवीजन शुरू होती है और सेल साइकिल स्टार्ट करता है तो इंटरफेस से गुजरकर जब इंटरफेस के G1 फेज, S फेज और G2 फेज कंप्लीट हो चुके होते हैं तो फिर माइटोटिक फेज या M फेज स्टार्ट होता है और ये M फेज कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस पर मुश्तमिल होता है। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस की डिवीजन होती है और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है।
न्यूक्लियस की डिवीजन क्यों होती है? क्योंकि एक सेल यानी कि पेरेंट सेल ने 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होना है, इसलिए उस पेरेंट सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होगा और दो डॉटर न्यूक्लियाई में तब्दील होगा। ये 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनने का अमल किन किन मराहिल से गुजरता है, इसकी तफसील हम यहाँ से देखते हैं। कैरियोकाइनेसिस को 4 मराहिल में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। प्रोफेज का अमल इस सेल में उस वक्त स्टार्ट होता है जब सेल इंटरफेज के अमल से गुजर चुका होता है। सेल के अंदर न्यूक्लियस में कुछ तब्दीलियां रूनुमा होती हैं, जिसमें ये क्रोमेटिन यानी कि प्रोटीन और डीएनए के लंबे लंबे धागे एक ख़ास अमल से गुजरते हैं जिसको कंडेंसेशन का अमल कहा जाता है। इस अमल से गुजरने के बाद ये क्रोमेटिन के धागे क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। प्रोफेज में न्यूक्लियस के एक्सटीरियर साइड पर, ऊपर वाली साइड पर सेंट्रियोल पाए जाते हैं और ये सेंट्रियोल खुद को पेयर्स की शक्ल में अरेंज करते हैं, यानी कि 2 सेंट्रियोल जिनको मजमूई तौर पर सेंट्रोसोम कहा जाता है। ये खुद को रेप्लिकेट करते हैं, यानी कि अपनी कॉपी बनाते हैं और फिर उसके बाद प्रोफेज में मज़ीद तब्दीलियाँ आती हैं और ये दोनों सेंट्रोसोम मुखालिफ ऑपोजिट पोल्स की तरफ हरकत करना शुरू करते हैं और इसी दौरान में न्यूक्लियोलस डार्क स्पॉटेड एरिया डिसअपियर होने के बाद न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर होना शुरू होती है और क्रोमोसोम विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। याद रहे कि यहाँ पर क्रोमोसोम सिंगल थे और फिर जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट हुआ, क्रोमोसोम्स ने खुद को डुप्लीकेट किया, जैसा कि हम लोगों ने इंटरफेस में पढ़ा था। क्रोमोसोम विजिबल होने के बाद सेल इस शक्ल में आ जाता है। इस प्रोफेज के बाद मेटाफेज स्टार्ट होता है और इस मेटाफेज में सेंट्रियोल यानी कि सेंट्रोसोम से निकलने वाले स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के साथ आकर अटैच होते हैं। कुछ स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर, जो कि सेंट्रोमियर के साथ लगी हुई एक प्रोटीन
एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। इस किनेटोकोर के साथ स्पिंडल फाइबर्स आकर अटैच होते हैं। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स खुद को सेंटर यानी कि सेल के सेंटर इक्वेटर में अरेंज कर लेते हैं। जो स्पिंडल फाइबर्स किनेटोकोर के साथ अटैच नहीं होते वो दोनों अतराफ से एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और इनको नॉन किनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। इसी दौरान में तमाम क्रोमोसोम सेल के इक्वेटर पर अरेंज होते हुए मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। इसके बाद यही मेटाफेज एनाफेज में तब्दील हो जाता है, जिसमें किनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स, वो स्पिंडल फाइबर्स जो किनेटोकोर के साथ अटैच हुए थे, सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, यानी कि साइज या लेंथ में रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। और इनके रिड्यूस होने की वजह से सेंट्रोमियर दरमियान में से डिटैच हो जाता है और एक क्रोमोसोम ऊपर और एक क्रोमोसोम नीचे की तरफ हरकत में आ जाता है, यानी कि दोनों तरफ से एक पुल एग्जर्ट होता है, फोर्स पैदा होती है जो क्रोमोसोम को सेपरेट कर देती है। इसी दौरान में नॉन किनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स मज़ीद लेंथ में बढ़ते हैं और इस फोर्स को बढ़ाने में मदद देते हैं ताकि दोनों अतराफ से क्रोमोसोम मुखालिफ सिमत में हरकत कर सके। इसके बाद वो तमाम तब्दीलियाँ, चेंजेस जो प्रोफेज में हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता रूनुमा होना शुरू हो जाती है, जिसमें न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा से बनना शुरू हो जाएगा, अपीयर होना शुरू हो जाएगा। सेंट्रियोल चूँकि दोनों तरफ पर पहले ही मौजूद थे, वो तमाम चेंजेस जो प्रोफेज में हुई थी उसकी रिवर्स उलट यहाँ पर शुरू हो जाएगी। इस फेज के बाद साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाता है, जिसमें ये दो न्यूक्लियाई यानी कि बनने वाले दो नए न्यूक्लियस, जिनको डॉटर न्यूक्लियाई कहा जाता है। इसके बाद सेल में दरमियान में एक क्लीवेज बनता है और वो क्लीवेज या वो लाइन एक सेल के साइटोप्लाज्म को दो हिस्सों में तकसीम कर देती है। लेकिन याद रहे कि ये अमल एनिमल्स के सेल में होता है, जबकि प्लांट सेल में दरमियान में क्लीवेज या फ्यूरो नहीं बनता, बल्कि इस जगह पर गोल्जी वेसिकल्स आकर एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं और यहाँ पर दरमियानी हिस्से में फ्रैगमोप्लास्ट का स्ट्रक्चर डेवलप होता है, जिससे दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। जी, मज़ीद माइटोसिस की सिग्निफिकेंस और मियोसिस की डिवीज़न हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।